हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन सीबीटी 1 जो प्रीवियस ईयर पेपर 9 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड का है, जिसमें हम लोग मैथ के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले 9 अगस्त का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। टोटल 29 शिफ्ट में जो है एलपी और टेक्नीशियन का जो 2018 में हुआ था वह टोटल 29 शिफ्ट में हुआ था। तो मैं टोटल आप लोगों को 29 शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो आप लोग बने रहिए और आगे देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया था इसमें। तो मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोक कर करने का कोशिश कीजिए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने कोशिश किया होगा। ओके, देखिए, दो चचेरे भाई की वर्तमान आयु का योग इतना है। ठीक है, 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की दोगुनी थी, तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक, यानी एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है और दोनों का आयु का योग 46 दिया है। ठीक है, 48 नहीं 46। ओके, 46 दिया है। 8 वर्ष पहले इसकी उम्र, वर्तमान उम्र को, बड़े भाई की वर्तमान उम्र को हमने बी मान लिया और इसकी छोटे को CH मान लिया। देखिए, अगर मेरे तरीका से कीजिएगा तो इसका बहुत जल्दी आंसर आएगा। नहीं तो मैं कुछ समय के लिए पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे। 8 वर्ष पहले बोल रहा है ना, तो बड़ा का जो उम्र है छोटे का उम्र का दोगुना है, यही बोल रहा है। 2:1, यानी बड़ा का आयु अनुपात में 2 है, छोटे का 1 है। लेकिन कब? 8 वर्ष पहले। तो 8 दूनी 16, इसमें आप घटा दीजिए तो ये कितना निकल जाएगा, यानी 8 वर्ष पहले की आयु का योग कितना निकल जाएगा, तो आपका 30। और यहाँ 8 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, टोटल 3 है और 3 का मान 30 है। तो आप यहाँ से 1 का मान कह सकते हैं, 3 का मान 30 है तो आप यहाँ से कह सकते हैं 1 का मान 10 है। हमें चाहिए किसकी? बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु। ठीक है, तो 1 का मान 10 तो 2 का मान 20। तो ये कब का है? 8 वर्ष पहले का है। 20 कब का है? 8 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में जाना है तो 8 वर्ष ऐड कीजिए तो टोटल हो गया कितना? वर्तमान 28 वर्ष। हालांकि आप तरीके से कीजिएगा तो आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए कैसे, इसको भी मैं फिर बाद में समझाने का कोशिश करूँगा। ओके, पहले इस बात को समझिए। ठीक है, 8 वर्ष पहले जो है बड़े की आयु क्या होगा? B - 8। और 8 वर्ष पहले छोटे का क्या होगा? CH - 8। और इन दोनों का आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:1। इसको हल कीजिए तो यहाँ से देखिए कितना आता है। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो B - 8 बराबर 2CH - 8 दूनी 16। ओके, ये आया। तो इसको B - 2CH और इधर -16 और ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में, प्लस का 8। तो B - 2CH बराबर कितना हो जाएगा? -8। तो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन क्या है? 2, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसको आप तो इसको इक्वेशन लगाने जानते ही होंगे कि कैसे लगा सकते हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। B + CH बराबर 46 है और यहाँ पर -8 है, ये इक्वेशन 1। दोनों को हमको चाहिए किसका? बड़े का। तो छोटे को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 करने के लिए क्या, इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से गुना कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर दीजिए तो ये 2, ये भी 2CH, ये भी 46 दूनी
45 दिन 90 दो 92, कितना हो जाएगा ये 92। ओके बस, तो ये प्लस माइनस कट गए, ये क्या होंगे 3b, और इधर 92 में 8 गया आपका, 12 में 8 गया 484, तो b बराबर यहाँ से कितना निकल कर आ गया 28 दिया 84, 3 से ये 28 बार में, तो ये 28 आंसर आ गया। तो ये तो तरीका था, लेकिन मैंने जो पहले कहा उस बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, इतना नहीं करना पड़ेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन को जो है शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है, जो कि अधिकतर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं वो उसी जगह मार खा जाते हैं, क्योंकि देखिए टाइम का बहुत अभाव होता है एग्जाम में। को अगर किसी क्वेश्चन को करने के लिए 1 घंटा दिया जा रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि अगर वहाँ 1 घंटा के लिए बहुत कम समय लगने लगेगा, तो उस कम समय में ही ना करना है। देखिए मैंने क्या कहा कि 8 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे का आयु की दुगुनी है, ठीक है। दोगुनी कहने का मतलब बड़ा का आयु और छोटा का आयु। छोटा का आयु अगर 1 है तो बड़ा का आयु 2 गुनी है। कब 8 वर्ष पहले, कब 8 वर्ष पहले। तो इसमें हम 8 वर्ष पहले का योग निकाल सकते हैं क्या? ये तो वर्तमान का योग है, ये कब का योग है? वर्तमान का योग है। हम 8 वर्ष पहले का योग निकालना चाहते हैं, यानी 8 वर्ष पहले की, 8 वर्ष पहले की योग हम निकालना चाहते हैं। तो हम कहते हैं 8 वर्ष दोनों में ना घटेगा। मान लीजिए आप और आपके भाई में अगर 4 वर्ष का अंतर है, तो 8 वर्ष पहले भी 4 वर्ष का ही अंतर होगा। क्या मेरी बात को समझ? तो इसका मतलब दोनों में 8 घटाना होगा। तो 8 दोनों का कितना होगा? 16। यानी यहाँ से 8 वर्ष पहले का जो योग निकलेगा, तो इसमें आपका 16 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30। ये 8 वर्ष पहले का योग। अनुपात में इन दोनों का योग कितना? 3। और रियल में इन दोनों का योग कितना? 8 वर्ष पहले का योग कितना? तो 30। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 10। हमें चाहिए बड़े का, और बड़े का अनुपात में 8 वर्ष पहले कितना है? 2 है। तो इसका मतलब 2 का मान कितना? 1 का मान 20, तो 2 का मान, 1 का मान 10, तो 2 का मान 20। लेकिन कब का है? ये 8 वर्ष पहले का। तो हमें वर्तमान ना चाहिए, उसमें 8 वर्ष ऐड कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 28। ये आपका राइट आंसर। इस तरीके को समझिए, इससे आपका जल्दी आंसर आएगा। बात समझने का कोशिश कीजिए। हालांकि आप तरीके से कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ओके, नेक्स्ट। देखिए इसको कीजिए। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 34-20 रुपए में एक चाय का सेट बेचा, जो क्रय मूल्य से 43% कम था। क्रय मूल्य से 43% कम था, ये बात कह रहा है। मान लीजिए उसका सीपी जो होगा, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो होगा 100% होगा। मान लिए कि वो 100% था, ठीक है। अब 200% भी मानिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 43% कम, इसका मतलब 100 में से 43% कम, तो इसका मतलब एसपी जो होगा वो 57% होगा। यानी 100 में से 43 को आप घटाइएगा तो वो 57%, और इसी मूल्य पर इसको बेच रहा है, इसी मूल्य पर इसको बेच रहा है। कहने का मतलब परसेंट में इतना और रियल में 34-20, यानी 57% का मान हमें 34-20 दिया है। हमें चाहिए इस पर 10% लाभ प्राप्त करने हेतु सेट को कितने रुपए में बेचनी चाहिए, ठीक है। तो अब कहता है एसपी, ये SP1 है, हमें कहता है कि हमें प्रॉफिट करनी है 10%। इसका मतलब 100 में हमने खरीदा है, उसे 110 में बेचनी है, यानी SP2 जो होनी चाहिए 110% होनी चाहिए। तो हम यहीं से हम इसको 110% बनाने का कोशिश करें तो नहीं, आसानी से निकल जाएगा। तो मेरे उम्मीद से ये 60 बार में कर रहा है, यानी 1% बराबर, यानी इससे भाग दीजिएगा तो ये 6×7=42 और 6×5, हाँ बिल्कुल 60 बार में कट रहा है, यानी 1% का मान 60 है। तो हमें चाहिए 110%। हमें इसको 1% को 110 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको हम 110 से गुना कर सकते हैं क्या? 110 से गुना नहीं कर सकते एक को, तो ये 110 हो जाएगा।
110%, तो इसको भी हम 110 से गुना कर दें दोनों साइड, गुना 110, तो ये कितना हो जाएगा 11 छक 66, और ये एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, डबल जीरो, तो 110% का मान कितना 6600, ये राइट आंसर है। बाकी आप इसको किस तरीके से निकालते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल सटीक है और कम समय में आने वाला तरीका है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नहीं थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए ना, क्या कह रहा है कि 110% यानी 10% लाभ करना है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 110% के बराबर होनी चाहिए। 100% तो उसका क्रय मूल्य है, 100% क्या है क्रय मूल्य, लाभ 10% करनी है तो हमें 110% लेना होगा SP2, है कि नहीं। तो वही तो पूछ रहा है कि विक्रेता को सेट में कितना बेचना चाहिए, यानी यहाँ पर SP2 की बात कर रहा है, यहाँ SP1 दिया है, बात समझ रहे हैं, सेलिंग प्राइस 1, ये सेलिंग प्राइस 2। समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए दोस्त, मैं तो बस बता ही सकता हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा तभी समझ पाइएगा, नहीं तो हम कितना समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। और यही सब तरीका है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, ये सब तो बोर्ड मास का है, आसानी से आप लोग कर लोगे, मेरी उम्मीद से पहले इन दोनों को हल कीजिए। तो -48 भागा है यहाँ पर बटे -16, तो ये माइनस माइनस खत्म, तो कितना आ गया 3, तो यहाँ पर क्या है -5, और इसका आंसर आ गया यहाँ पर पहले ऑलरेडी माइनस और इसका आंसर 3 आया, तो ये 3, तो माइनस और माइनस ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे और -8 हो जाएंगे। इतना हल करने पर -8, तो यहाँ गुना में क्या बचा है 1/4, गुना में 1/4, और इधर -22। देखिए दोस्त, तरीके पे मत जाइए कि इसको तरीके से सोल्व किया जाए तब आंसर लाए, आपको जैसे सहूलियत बुझाता है उसे कटाते पिटाते जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 दूनी 8, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 2 कितना हो गया 24। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अब जैसे सोचिएगा कि तरीके से करें, यहाँ पे बराबर लिखें फिर इधर बराबर करें, अरे ये सब बच्चे में क्या करते थे। अभी सब थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए और जितना हो सके स्टेप कम लिया कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहता है, प्लस में आपको एक पेज दिया जाएगा उसी में पूरा बनाना है, अन्यथा हालांकि आपको एक्स्ट्रा पेज वहाँ एग्जाम में दिया जाएगा, लेकिन जो आपको देने में टाइम लगाएगा, आप गरजिएगा फिर मांगिएगा तब देगा, क्यों ना हम जितना बड़ा पेज दिया जाता है वो सफिशिएंट है, पूरा पेपर को सॉल्व करने के लिए उतना पेपर सफिशिएंट है कि नहीं। तो उसी में करने का कोशिश कीजिए, और आप जब भी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आप कम से कम लिखने का कोशिश कीजिए और आंसर तक जल्दी पहुंचने का कोशिश कीजिए, इससे आपका जो है एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, tan थीटा बराबर 7/24, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसका मान क्या होगा, चलिए इसको करने का कोशिश करते हैं। हमारे पास tan थीटा बराबर 7/24 दिया है, तो ये आपको पता है कि ये जो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो मान लीजिए ये अनुपात जो 7 है वह लंब है और आधार जो है वह 24 है, तो कर्ण क्या होगा, जैसे एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ये 7 लंब है, अगर ये थीटा है तो ये 24 है, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है। आपको कुछ ट्रिपलेट याद रखनी चाहिए, हालांकि आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये आप फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। हालांकि देखिए कुछ छोटा मोटा ट्रिपलेट याद रहना चाहिए ताकि क्वेश्चन को कम समय में किया जा सकता है। तो इतना हो गया, और अब हमसे पूछा क्या, हमने कर्ण भी निकाल लिया कि कर्ण हमारा कितना है, ये हमारा कर्ण है, क्या है कर्ण,
ओके, तो ये तीनों चीज़ हमें पता चल गया, बस अब मान पुट करते जाइए। टेन थीटा है यहाँ पर, चलिए मैं इसको दूसरा पेन से लिख लेता हूँ। चलिए प्रश्न क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा, यही ना, बराबर में माइनस पी बाय 28। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं क्या, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर माइनस पी बाय 28 इंटू साइन थीटा, कह सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल कह तो सकते हैं, है कि नहीं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ओके, बस अब मान बैठाइए, आसान होगा, मान बैठाना यहाँ पर आसान होगा। टेन थीटा का मान तो हमें पहले से भी दिया है 7/24। सेक थीटा मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी 25 बटे कर्ण कितना 25, और ये आधार कितना 24, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है नहीं, क्योंकि देखिए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है, 6 होता है। उनमें से आपको पता होना चाहिए लंब, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, साइन कोस टेन, उसके बाद कोसेक, सेक और कोट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर उसी तरह कोसेक थीटा बराबर जो साइन का उल्टा है उसका कर दीजिए, यहाँ से उल्टा है। तो ये 6 अनुपात आपको याद होनी चाहिए, है कि नहीं, ताकि त्रिकोणमिति का सवाल आप कर सको। ओके, यहाँ पर बराबर माइनस पी बटे 28 साइन थीटा का मान, लंब बटे कर्ण यानी 7/25, 7/25। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखिए तो यहाँ से ये 7 से 4 टाइम चल जाएगा, ठीक है। इधर हल कीजिएगा तो दोनों के नीचे समान है, तो भिन्न का घटाव करना आसान हो जाएगा। माइनस 18/24 बराबर माइनस पी बाय 4 गुना 25, 4 गुना 25। तो अब क्या कर सकता है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, है कि नहीं। तो 6 से 3 टाइम, 6 से 4 टाइम, है कि नहीं। तो ये 4 से ये 4 कट गया, नीचे नीचे कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं। जब बराबर में हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। हालांकि ये नहीं कि आप पहले तिराकोनी गुना कीजिए फिर कटाइए, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अब क्या बचा, पी इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, पी गुना 1 पी, और 25 गुना 3 75। ये पी बराबर आपका 75 राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका हम इजी टू हाई लेवल सभी क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे वो इजी हो, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो मॉडरेट हो, सभी के सभी क्वेश्चन को कराऊंगा। यानी एक पेपर का जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को कराने का कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नीचे सूचीबद्ध भिन्नों में से वह भिन्न जो आवर्ती दशमलव नहीं है वह है। आवर्ती दशमलव कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने कई सारे नंबर देखे होंगे, जैसे 0.030303, इस तरह से डॉट 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 आगे तक जा रहा है। तो ये आपका आवर्ती दशमलव है, यानी कह रहा है कि इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जैसे 0.25 बस हो गया। तो ये आपका आवर्ती दशमलव नहीं है, और ये आपका आवर्ती दशमलव है। ये बार बार 0303 रिपीट हो रहा है,
तो इसको आवर्ती दशमलव कहते हैं। और जो रिपीट ना हो, कहीं ना कहीं जाके जिसका अंत हो गया हो, या शांत दशमलव कह सकते हैं। इस आवर्ती दशमलव को यहाँ पर अशांत दशमलव इसको कहेंगे और इसको शांत दशमलव कहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आवर्ती दशमलव नहीं हो इसका मतलब वह शांत दशमलव हो। तो कुछ रूल इसका समझ लीजिए क्या होता है। हालांकि आप इसको भाग देकर देख सकते हैं। 8 को 56 से भाग दीजिए, फिर आप पता कीजिएगा कि क्या पॉइंट के बाद कोई संख्या स्थिर रूप से कहीं ना कहीं 3-4 अंक के बाद स्थिर हो जाना चाहिए ऐसा। या तो मैं कहता हूँ एक रूल समझिए, नीचे में जो जैसे कोई सा भी भिन्न होता है तो उसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। क्या यही तो होता है? कोई सा भी भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। तो हर में जो है कटाने छटाने के बाद क्या नहीं आना चाहिए? अगर शांत दशमलव बनाना हो या अशांत, अगर अशांत दशमलव बनाना हो तो 3 नहीं आनी चाहिए, 7 नहीं आनी चाहिए, 3, 7 और 11, 13 ये सब नहीं आना चाहिए। आप समझ रहे हैं? यानी अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। तो ये सब अगर आ गए तो इसका मतलब वो अशांत दशमलव यानी आवर्ती दशमलव है। अगर ये सब आ गया तो, अगर नीचे में ये सब नहीं आया कटाने पिटाने के बाद, जैसे मैं कह रहा हूँ, अब यहाँ पर समझिए क्या है, ये 8/56 है। तो ये इसको कटाइएगा तो कितना, 1/7। नीचे में क्या गया है, 7। इसका मतलब ये आवर्ती दशमलव है और उसने कहा है कि आवर्ती दशमलव नहीं हो, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। कटाएं तो 1/7, ये 7 नीचे में आ गया तो ये आपका आवर्ती दशमलव। जैसे इसको कटाएंगे तो 6/56, तो ये 2 से 3 टाइम, ये 2 से 28 टाइम। क्या ये अब कटेंगे? नहीं कटेंगे। लेकिन इसके नीचे में, ऊपर जो भी हो, लेकिन नीचे में ये 4 × 7 है। क्या नीचे में ये 7 है? ये 7 हट जाना चाहिए था। अगर नीचे में रह गया 7, 3, तो फिर आप समझिए कि वो आवर्ती दशमलव है। तो हमें कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जैसे ये इसको कटाइएगा तो 1/14 आएगा, 14 चौके 56 है कि नहीं। तो क्या नीचे में 7 अभी भी छिपा है कि नहीं? 2 × 7, 7 अभी भी छिपा है, तो ये भी आपका आवर्ती दशमलव है और यहाँ पर कह रहा है नहीं होनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कटाइएगा तो 7×8 = 1/8, 1/8 आने का मतलब ये कितना हो गया, 0 पॉइंट। ये कटाइएगा तो कट जाएगा आराम से, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 पंचा नहीं, 0.125 इतना आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये शांत हो गया। इस सबको आप हल कीजिएगा, शांत नहीं होगा। बात समझ रहे? तो यही है जो आवर्ती दशमलव नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें और मैं आप लोगों को प्रायः हर दिन आपको रात 9 बजे यानी 9 PM में आपको एक वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूँ। हालांकि इससे पहले मैंने टोटल 29 शिफ्ट का फुल पेपर सॉल्यूशन करवाया, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को सॉल्व करवाया है। ओके, तो इसमें देखिए सभी चीज़, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ दिए तो टोटल 2900 शिफ्ट का टोटल मैंने कराया है। आप नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। इससे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सभी पेपर को कराएं और काफ़ी बारीकी से मैंने सभी क्वेश्चंस को करवाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो हालांकि मैं यहाँ पर आप लोगों के सहूलियत के लिए मैं अलग से मैथ का पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ताकि आपको मैथ, सिर्फ अगर मैथ पढ़नी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हालांकि टोटल पढ़नी हो जीके जीएस सभी के सभी, तो आप उन सारे वीडियो को देखिए तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप कहाँ से देखते हैं, ये चाहे ये देखिए चाहे वह देखिए, या आपकी इच्छा हो दोनों देखें तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है कि नहीं। और मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता था कि
या तो सिर्फ आपको मैथ का पेपर चाहिए या आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर चाहिए, एलपी टेक्नीशियन का प्रैक्टिस पेपर चाहिए या सिर्फ मैथ का पेपर चाहिए। प्रैक्टिस पेपर में वही होगा कि आपको मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी मिल जाएंगे और हो सकता है तो उसमें करंट भी इंक्लूड कर देंगे, जिससे और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर टोटल मैंने करा दिया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। आगे बाद इस क्वेश्चंस को देखिए और करने का कोशिश कीजिए। 42, 86 जो भी डाटा हो, ये 9 और 5 का स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का अंतर पूछ रहा है। किसका? 9 और 5 का। तो चलिए 9 और 5 का करते हैं। तो 9 कहाँ पर है? यहाँ है। तो स्थानीय मान उसको कहा जाता है, जैसे कि 9, इसके बाद कितने संख्या है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो चिपका दीजिए। तो ये आपका स्थानीय 9 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है। तो उसी तरह 5 का स्थानीय मान क्या? 5 के बाद कोई संख्या है क्या? नहीं है। और इन्हीं दोनों का तो अंतर पूछ रहा है, इन्हीं दोनों का अंतर। तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा, क्योंकि 5 के बाद कोई संख्या तो है ही नहीं, तो 5 ही होगा। और इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो अंतर निकाल सकते हैं। 5 9 9 9 8 यानी 8 999 5 8 999 5 यहाँ पर है। देखिए इसमें दो तरह से पूछा जाता है। एक तो आपका ये प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। एक प्लेस वैल्यू, एक होता है आपका फेस वैल्यू। ये दो बात याद रखिएगा। फेस वैल्यू जो कहने का मतलब है, मेरी बात को यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। फेस वैल्यू जो होगा, ये इसकी फेस क्या है? 9 की फेस, यानी जो 9 दिख रहा है वह स्वयं होता है। फेस वैल्यू क्या होता है? स्वयं होता है। और प्लेस वैल्यू कि उस जगह से उसकी कितनी मतलब कि मान होता है। जैसे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको हम समझाने का कोशिश किए कि स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होता है कि जिस स्थान पर भी वो है उस संख्या को लिखिए जिसके बारे में पूछ रहा है, उसके बाद गिनिए कि उसके बाद कितनी संख्या है, उतने जीरो आप चिपका दीजिए, तो वो हो गया स्थानीय मान। और आपका अगर जातीय मान पूछता तो जातीय मान वह खुद होता है। अगर कहता कि 9 का जातीय मान और 5 का जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो सीधा 9 - 5 का अंतर लिख देते हैं, वही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वर्ग बना दिया, तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया जिसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है आपको 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या इसकी हम भुजा निकाल सकते हैं? देखिए कहने का मतलब, इसका क्षेत्रफल मेरे पास दिया है, क्षेत्रफल जो हमें दिया है वह 121 सेंटीमीटर दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्या हम इसका क्षेत्रफल हमें पता होनी चाहिए कि भुजा यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, नहीं ए स्क्वायर होता है। यानी इसकी भुजा को अगर हम ए मान लिए तो ए स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये 121 के बराबर है। तो ए बराबर यहाँ से कितना, √121। तो ए बराबर 11। इसकी भुजा कितनी है? 11। और वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। कहता है इसी तार को मोड़कर वृत्त बना दिया। तो इसका मतलब इसमें जितना भी तार लगा है, इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बना दिया, फिर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें इसके लिए जो भी जितना भी मटेरियल इसमें यूज हुआ उतना ही मटेरियल का हमने वृत्त बनाया और उसका जाकर हमें क्षेत्रफल निकालनी है। तो इसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिज्या हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए जितना तार इसमें लगा इतना तार इसमें भी लगा है, क्योंकि क्या बोल रहा है, इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया। इसका मतलब, इस सवाल का कहने का मतलब, ये जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप है, वृत्त का
परिमाप है, ये बात कह रहा है इसने। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, और वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई, और इसकी त्रिज्या को अगर हमने r माना तो ये होता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? देखिए चलिए समझने का कोशिश कीजिए। तो इतना होता है। तो यहाँ से 4, a का मान कितना है? 11, और 2 पाई का मान 22/7 ले सकते हैं जब तक कुछ ना कहा जाए। हालांकि यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक छिपा हुआ है, बिना बनाए आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आर हमें फाइंड करनी है, तो ये 2 से 2 टाइम, तो 11 दूनी 22, तो ये 22 तो कट ही जाएगा ना। तो ये आर बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 7। आर बराबर कितना निकल कर आ गया? 7। अब वृत्त का क्षेत्रफल, आप क्या पूछ रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ पर कहा भी गया है कि पाई का मान 22/7 लेना, ठीक है, तो इसलिए हमने लिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो है पाई r स्क्वायर, यही ना। तो पाई का मान 22/7 लेनी है, और r का मान 7 आया है, तो 7 गुना स्क्वायर है, तो 7 गुना 7, तो यहाँ कट गया 22/154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, इस सवाल को बिना बनाए कैसे आप मार सकते थे। देखिए ये ट्रिक हमेशा काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे उम्मीद से 50% चांस है कि ये ट्रिक काम कर जाए, लेकिन एक बार देखने में क्या जाता है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 11 से क्षेत्रफल में गुना होगा, क्योंकि वृत्त में पाई का इस्तेमाल होता है, और पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7, और 22 में 11 छिपा हुआ है, 11 गुना 2 छिपा हुआ है, ठीक है, 11 छिपा है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन 11 से भाग लगेंगे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन इस हिसाब से है जिसमें 11 से भाग लगता है, बाकी बाद आप इसमें लगा कर देखिए, इसमें लगा कर देखिए, नहीं लगे। बात समझ रहे हैं? ये बहुत सारे प्रश्नों में आपका ये ट्रिक काम कर सकता है। 11 का हो गया, या तो आपको अगर त्रिज्या पता हो, जैसे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, हमें पता चल गया, या हमने कहीं प्रश्न में देख लिया कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब 7 से कहीं जो भी ऑप्शन मल्टीपल होगा वो आंसर हो सकती है। ये क्षेत्रमिति में ये चीज़ काम कर सकता है, किसमें पर ये ट्रिक काम कर सकता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे आपका गोला हो गया, गोला समझते हैं ना, गेंद, आपका बेलन हो गया, आपका शंकु हो गया, ये शंकु हो गया, छिन्नक हो गया, इन सब में ये जो ट्रिक हमने बताया वो काम कर जाता है, बहुत हद तक काम कर जाता है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इससे समय की बचत हो जाए आपकी। नेक्स्ट, देखिए इस प्रश्न को बनाइए। जब इस तरह का प्रश्न हो तो क्या करें? x² + ax + b को x - 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो जबकि इतना को इससे विभाजित किया जाए तो -1 प्राप्त होता है, तो a² और b² का मान क्या होगा, ये बात पूछ रहे हैं। इसमें देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ से इतना बराबर, ये जो x - 1 दिया इसका बराबर में 0 मान लीजिए, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, आपका कहने का मतलब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। इस 1 को यहाँ पुट कर देना है। चलिए मैं करने का कोशिश करता हूँ।
हमने क्या कहा कि x माइनस वन जो है इतना बराबर में 0 मानिए, तो x बराबर यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो 1 आएगा। ये बात समझ गए। बस इस 1 को पुट करना है इक्वेशन में, जैसे मैं कह रहा हूँ, समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 मान लीजिए। अच्छा, शेषफल 15 प्राप्त होता है, बराबर में 15 मान लीजिए। शेषफल जो कह रहा है वो बराबर में मान लीजिए। बस x के जगह पे इसको मैंने सोल्व किया तो क्या आया, 1 आया, यानी x माइनस वन बराबर 0 मानकर हमने सोल्व किया तो 1 आया x का मान। तो x के जगह पे 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह पे 1, तो 1 गुना a, है कि नहीं, a गुना 1 प्लस b बराबर 15, यही ना। तो यहाँ से a गुना 1 कीजिएगा तो a ही होगा, a प्लस बी बराबर क्या आया, 1 गुना 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, और इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब 15 में 1 घट जाएगा तो 14, यानी a प्लस बी बराबर हमें 14 मिल गया। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कीजिए, और इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है कि इससे विभाजित कर रहे हैं, जिससे विभाजित करने के लिए बोल रहा है उतना बराबर में आप 0 मान लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि x प्लस 1 बराबर 0 मानिए, x प्लस 1 बराबर अब 0 मानिए, तो x बराबर क्या आएगा, -1। इस -1 को यहाँ पर पुट कीजिए इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर शेषफल में कितना कर रहा है, -1 बराबर -1 बराबर में -1। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो x के जगह पर -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस b गुना -1 प्लस a बराबर -1। तो माइनस का 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 1 प्लस, और यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा यहीं पर हम समझ लीजिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, b गुना 1 करेंगे, b प्लस a बराबर -1। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो a को आगे कर लीजिए, a माइनस b बराबर -1, ये प्लस में 1 है तो इधर भी ये जाकर -1, तो यहाँ से a माइनस b बराबर माइनस का 2 बन जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ है और एक इक्वेशन यहाँ है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए और यहाँ से a प्लस बी का मान निकल जाएगा, a और b का मान अलग अलग निकल जाएगा और पुट करके निकाल सकते। चलिए, मैं इतना तो आ गया, इतना समझ गया, मैं इसको थोड़ा इधर मिटाता हूँ, समझिएगा। हमें 2 इक्वेशन के बारे में पता चल गया। एक इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 14, और एक इक्वेशन है a माइनस बी बराबर माइनस का 2। ये इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कट गया, ये 2a बराबर कितना आया, तो 14 में 2 गया 12, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 6। a बराबर कितना आ गया, 6। अब किसी भी इक्वेशन में आप a का मान रख दीजिए, मैंने a प्लस बी में a का मान रख दिया। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि a के जगह 6 रख दीजिए तो b का मान कितना निकल जाएगा, इसलिए मैं लिख कर ही समझा देता हूँ। a प्लस बी बराबर 14 है, इसमें a के जगह पर हम 6 को पुट कर दिए तो b का मान नहीं निकल जाएगा, तो b बराबर कितना, 14 माइनस 6, तो b बराबर क्या निकल कर आया, 8। और हमसे सवाल क्या कहा है, हमें चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a का मान 6 का स्क्वायर, यही ना, और फिर b का मान 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और 36 64 100, ये 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। ये सवाल में आप सोचिएगा कि कम टाइम लगे, नहीं दोस्त, टाइम तो लग जाएगा बनाने में, बात समझ रहे हैं, कम से कम 1-1.5 मिनट तो जरूर लग जाएगा इसमें नॉर्मली। हालांकि अगर आप फास्ट हाथ चलाते हैं तो 30-35 सेकंड में बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a प्लस
ए, अच्छा माइनस है 1/a बराबर 1, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, ठीक है। जब a माइनस 1/a से हमको a² प्लस 1/a² में जाना है तो क्या करनी होगी। देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। जब a माइनस 1/a का मान कुछ दिया हो, मान लीजिए k, तो हमें इसमें जाना हो a² प्लस 1/a² में जाना हो तो हम क्या करेंगे, k का स्क्वायर प्लस 2k, इतना कर देना है तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमें इसमें जाना है तो a² प्लस 1/a² में जाना है, तो यहाँ 1 जो है ये k के बराबर है, यानी इसको कह सकते हैं k। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2k के जगह पे 1 लेना है, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 और 2 गुना 1 2, तो कितना हो जाएगा 3, यानी a² प्लस 1/a² बराबर 3 हमारा राइट आंसर। हो सकता था यहाँ 6 रहे, हो सकता था यहाँ 5 रहे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे हमको इसमें जाना है तो आसानी से आप कर सकते हैं। या तो आपको एक ट्रिक और बताते हैं, थोड़ा सा ट्रिक क्या, ये बेसिक से ही निकल कर आता है। a³ प्लस 1/a³ में जाना, अगर यहाँ से हमको यहाँ पर जाना हो तो फिर क्या करें, बस कुछ नहीं, सेम टू सेम प्रोसेस करना है। k का क्यूब प्लस 3k, ये चीज़ आप अप्लाई कीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर हमें इतना दूर तक जाना हो तो, यहाँ से यहाँ पहुँचनी हो तो, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा जो कि आपको शॉर्टकट में काम दे सकता है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लघुत्तम समापवर्तक, जब भिन्न वाला लघुत्तम समापवर्तक पूछे तो आपको क्या करना है, जब भिन्न में कोई संख्या, कुछ संख्या दिया रहे तो उसका लघुत्तम जो होगा, अंश का लघुत्तम, अंश का लघुत्तम, या मैं शॉर्टकट में लिखता हूं अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब भिन्न में रहे और उसका लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक पूछे तब, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर पूछता है महत्तम समावर्तक, तो एचसीएफ को ऊपर कर देते हैं और एलसीएम को नीचे, बस यही है और कुछ नहीं। तो इस तरह से जब एलसीएम पूछा जाए, यानी भिन्न का एलसीएम जब पूछा जाए तो ये चीज़ लगाइएगा। तो ऊपर में क्या 4 2 और 5, 4 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो मेरे उम्मीद से तो 4 5 20, हालांकि निकाल सकते हैं आप 20। अंश का एलसीएम क्या हो गया 20, हर का एचसीएफ, तो नीचे में क्या क्या है 5 3 7, 5 3 7। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो तीनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन है, क्या है 1। तो ये हर का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, 20/1, इसका कहने का मतलब 20, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ओके, यहाँ पर कुछ मिसिंग नंबर है, उसको करना है। यहाँ पर दी गई संख्या 11 और 13 का गुणनखंड है, बस इतना इजी क्वेश्चन कोई पूछता है क्या। 11 गुना 13 कीजिएगा तो 143, तो मिस क्या है 4, यहाँ पर क्या बनाना चाहिए 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, प्राकृतिक संख्या जो x y z u v है, इनमें से कौन सी संख्या सम है। तो कुछ कथन दिया गया है, जिससे कि x y z u v एक क्रमागत संख्या है। क्या हम इससे बता सकते हैं, इस कथन से क्या वो सम संख्या होगी, इनमें से कौन सी सम होगी, क्या हम बता सकते हैं, नहीं, कंफ्यूजन लगा रहेगा। या तो ये सम हो सकता है या विषम हो सकती है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर क्रमागत भी है तो भी या तो ये सम हो सकती है या विषम हो सकती है। तो किसी संख्या से भी शुरुआत हो सकती है। हम 1 से तो
कंफर्म नहीं बता सकते। लेकिन जैसे हम इसको देखते हैं जेड को, यानी कथन 2 को, जेड एक विषम संख्या है। अगर इसके बारे में हमें पता चल गया कि ये विषम है, तो मान लेते हैं ये 3 है, 3 एक विषम संख्या है कि नहीं। तो क्या ये, और ये कह रहा है कि क्रमागत है, तो इसका मतलब ये 4 होगा, इसका मतलब ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। क्या अब हम कह सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है? तो बिल्कुल इसकी सहायता से जब हम दोनों को देखेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे, तब पता चलेगा कि वह, यानी कहने का मतलब हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 2 1 और 2 दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है, ना कि अकेला अकेला नहीं, एक साथ पर्याप्त है। सिर्फ हम इससे भी पता नहीं कर सकते हैं, यानी सेकंड से हम सिर्फ, कहने का मतलब सिर्फ सेकंड नंबर से भी पता नहीं कर सकते। हम कह दिए कि जेड एक विषम संख्या, और ये बात हम कह ही नहीं रहे हैं, तो क्या आप बता पाओगे कि कौन सी संख्या सम है? अगर क्रमागत की हम चर्चा ही नहीं करें तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसलिए दोनों कथन की जरूरी है एक साथ, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसको भी आप कर सकते हैं मेरे तरीके से। अपनी सामान्य गति के 4/5 से यात्रा करने पर एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो समान दूरी तय करने में उसका सामान्य समय कितना लगेगा? ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये स्पीड का रेशियो दिया है कि स्पीड जो है पहले 5 से चलता था। ये जो इसकी स्पीड थी, स्पीड का अनुपात हम निकालना चाहें तो पहले 5 से चलता था और अब 4 से जा रहा है, तो इससे 15 मिनट की देरी। ये स्पीड का रेशियो हमने निकाला, हम रेशियो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले रहे हैं। तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसको उल्टा दीजिए, 4:5, ये टाइम का रेशियो हो गया कि पहले 4 टाइम लगता था, 5:5, और इन दोनों का अंतर अनुपात में 1 है, और रियल में 15 मिनट का अंतर दिया है। कितने मिनट का? 15 मिनट का। एक अनुपात का अंतर 15 मिनट है, तो हमें पूछ क्या रहा है? समान दूरी तय करने में उसे, यानी समान दूरी तय करने में उसके सामान्य समय क्या, सामान्य समय क्या, जो पहले समय जो लगता था जब वह 5 के रफ्तार से जाता था, तब कितना लगेगा? तो 1 का मान 15 मिनट, 1 अनुपात का मान 15 मिनट, तो 4 अनुपात का मान कितना? 60 मिनट। और 60 मिनट कहने का मतलब कितना? 1 घंटा। 1 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ तरीका है, तो मैं चलिए इसको बेसिक से बताता हूँ। मान लीजिए कुछ दूरी है, ठीक है, यानी 4/5 से रिलेटेड कुछ दूरी मान लेते हैं हम, 60 किलोमीटर दूरी है, 60 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो इस दूरी को 4/5 से यात्रा करने पर, यानी मान लीजिए 60 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, 60 किलोमीटर दूरी, और स्पीड भी कुछ हमें माननी चाहिए, स्पीड भी कुछ माननी चाहिए, तभी यहाँ से हो सकती है। सामान्य दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चलिए यहीं पर जो है ये अनुपात का जो रेशियो मानते हैं, पहले वह 5 के रफ्तार से चल रहा था और अब वह 4 के रफ्तार से जा रहा है, अब वह 4 के रफ्तार से जा रहा है, 5 के रफ्तार से जा रहा है, तो समय उसे कितना लग रहा है? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितना हमने 60 माना, चाल कितना? 5 के रफ्तार से जा रहा है, तो यहाँ से कितना? 12 मिनट, या तो 5 की रफ्तार से, अभी तो यूनिट तो दिए नहीं है, किलोमीटर तो हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा या मिनट, तो यहाँ से 12 मिनट या कुछ भी टाइम निकल गया। फिर अगर हम दूसरा समय निकालना चाहें, 60 ही चलना है, कितना? समय बराबर दूरी बटे चाल, 60 ही दूरी चलना है और 4 के रफ्तार से चलनी है, 4 के रफ्तार से चलनी है, तो अब कितना मिनट लग रहा है? तो कहने का मतलब
15 चौके 60, 15 मिनट। तो यहाँ से जो मिनट पहले 12 मिनट लग रहा था और यहाँ 15 मिनट लग रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? तो 3 मिनट, और 3 मिनट का मतलब ये 15 मिनट दिया है। 3 मिनट, यहाँ 3 मिनट का अंतर के बराबर हुआ 15 मिनट के बराबर है, 15 मिनट के बराबर है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ 15 मिनट के बराबर है, तो यहाँ आप सिखा सकते हैं 1 मिनट के बराबर, यहाँ कितने मिनट के बराबर? 5 मिनट के बराबर होगा। तो हमें पहले टाइम कितना लग रहा था? 12 मिनट। तो 1 m का मान 5, यहाँ पर हमने का यूनिट छोड़ देते हैं, यूनिट को छोड़ देते हैं ताकि यहाँ पर दोनों m आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 5 m है, तो 12 यूनिट का मान कितना? 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 मिनट। उस तरह से 1 घंटा, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो आप जैसे भी निकालना चाहो वैसे निकाल लो, तरीका आने चाहिए। नहीं कहा जाता है अब गम नहीं मुझे गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाती है। चाहे आप कोई सा भी रास्ता जाओ, आंसर तक पहुंच सको, है कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस ऐसा कीजिए, अगर तरीका ना भी पता हो तो किसी न किसी तरीके से आंसर तक पहुंच सके। नेक्स्ट, इसको देखिए, कीजिए। इतना गुना इतना बराबर इतना है, तो इतना गुना इतना करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, लेकिन पॉइंट का मसला है। किसका मसला है? तो पॉइंट का। तो दोनों साइड संख्या तो वही है, लेकिन पॉइंट का मसला है। तो इसका मतलब जो भी गुना करके इधर जो संख्या आया होगा वही संख्या इधर भी आया होगा। 4 3 7 गुना करने के बाद बराबर के जगह पे 4 3 7 8 8। अब रहा कि पॉइंट का हिसाब किताब लगाना। यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे का 0 3 0, यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे का 0 2 0, तो टोटल कितने 0? 5 0, टोटल 5 0। इसका मतलब यहाँ से 5 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाना चाहिए। 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बाद आप इसको गुना भाग करते रहिए, देखिए कैसे करते हैं। ये सब इजी प्रश्न है, कोई भी बना सकता है दोस्त, और बहुत कम समय में। नेक्स्ट, 4 संख्याएं जब आरोही क्रम में व्यवस्थित होती है तो W X Y Z है, ठीक है। W X Y Z आरोही क्रम में व्यवस्थित है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत इतना, इन 3 संख्याओं का औसत हमें 18 दिया है, तो योग क्या हो जाएगा? 18 तिया 54। देखिए, कहने का मतलब योग बराबर क्या होता है? औसत गुनी कुल संख्या, औसत गुनी कुल संख्या। तो 3 को का औसत कितना दिया था? 18, तो संख्या कितना? 3 संख्या, तो 18 तिया 54। इन तीनों का योग कितना? 18 तिया 54। फिर अंत जबकि 3 बड़ी, तो बड़ी कौन? इधर से। इन तीनों का औसत कितना दिया? 22, तो 22 तिया 66। देखिए, तो हमसे पूछा है परिसर या रेंज, परिसर पूछे या रेंज पूछे, दोनों सेम बात है। तो यहाँ से परिसर के बारे में हमसे पूछा, तो बस इन्हीं दोनों का अंतर कर दीजिए ना, आपका आंसर हो जाएगा 66 माइनस 54, ये आपका 12 आंसर हो जाएगा। ओके, तो रेंज देखिए, ऐसे भी परिसर का सूत्र क्या होता है? परिसर का जो सूत्र होता है उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या, ये फार्मूला होता है। परिसर बोले या रेंज बोले, कहीं कहीं रेंज लिखा रहता है, दोनों सेम बात है। तो इसका सूत्र ये होता है। हालांकि मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा ही हमने क्यों किया, डायरेक्ट इसमें इसको घटा दी क्यों दिया, ठीक है। देखिए, ये सबसे छोटे संख्या होगा क्योंकि यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करके बोला है, और ये सबसे बड़ी, ठीक है, ये सबसे बड़ी। तो
अगर हम इन तीनों का योग क्या, पहले इधर से लिखते हैं, बड़ी में छोटी घटाना है ना। 66 में हमने 54 ना घटाया था ये ना, इसका मतलब z प्लस वाई प्लस एक्स में घटाना है हमको डब्लू एक्स वाई माइनस डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई, यही घटाना है ना, ये हमको घटाना है। तो घटाइए z प्लस वाई प्लस एक्स माइनस डब्लू माइनस एक्स माइनस वाई बराबर जो भी आएगा देख लेते हैं। इधर क्या था, ये 66 था, इधर क्या था 54। तो यहाँ से देखिए y से y कट गया, x से x कट गया, तो बचा क्या z माइनस डब्लू बराबर है ये 12। क्या बचा 12। कैसे, और हमें चाहिए भी तो वही, z सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, तो बड़ी में से छोटी ही पर घटना परिसर कहलाता है। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि जो यहाँ कीजिएगा डायरेक्ट इधर घटा दीजिए ना, दोनों में राइट आंसर तक पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है। रेत को हम R मान रहे हैं और बजरी को B मान रहे हैं, और इसका अनुपात 17:8 दिया है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 दिया है। बजरी और सीमेंट, ठीक है, तो इसी जगह हम लिख देते हैं बजरी यहाँ है, सीमेंट यहाँ, तो बजरी के सीधा में 6 और सीमेंट के सीधा में 17, तो हो जाएगा यहाँ से तीनों का एक साथ निकल जाएगा, कैसे, इस तरह से एक लकीर खींचिए, जिसके आगे में जो खाली है वो उसी को भर दीजिए। तो ये 8 के आगे में खाली है तो 8 यहाँ भर दीजिए, ये 6 के इधर खाली है तो इधर 6 भर दीजिए। बस इसको गुना कर दीजिए, 17 गुना 6 ये हो जाएगा 8 गुना 6, और ये हो जाएगा आपका 8 गुना 17। हमें पूछा किसका है, रेत और सीमेंट, यानी हमसे पूछा है रेत और सीमेंट RC का मान, तो हमें इसका B से कोई लेना देना है नहीं। R कितना है 17 गुना 6 और C कितना है 8 गुना 17, तो ये 17 खत्म, तो यहाँ से 2 से ये 3 बार में, ये 2 से 4 बार में, इसको कटाइएगा कितना आएगा 3:4, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका देखिए, ये तो यहाँ पर दो ही अनुपात ना दिया था, ये तरीका जो जिस तरीके से हमने कहा कि जिसके आगे जो खाली है उसको पुट कर दीजिए, आपका 4 अनुपात भी दे देता ना, जैसे यहाँ पर कोई और भी बंदा हो जाता जैसे कहा जाता RCD का भी कोई रेशियो रहता, फिर उस तरह से कैसे पुट करता, तो इस तरीके से करने से आसानी से आंसर आता है। इसके कई फायदे हमने पहले भी बताए हैं, आप देख सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आप देखते होंगे तो ये सब तरीका आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो XYZ की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है, तो कथन औसत निकालना है, XYZ का औसत निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है Y का वेतन X और Z का आधा है, यानी Y का वेतन जो होगा X प्लस Z के आधे के बराबर होगा। क्या हम इससे औसत निकाल सकते हैं? औसत कहने का मतलब इन तीनों का योग, x प्लस वाई प्लस जेड का योग बटे 3, क्या हम निकाल सकते हैं? क्या ये चीज़ हमसे, ये इतना चीज़ हमसे इससे प्राप्त हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, तो ये अभी काम नहीं आएगा। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो x प्लस वाई, एक्स और वाई मिलकर
जेड के तुलना में 40 रुपया अधिक कमाता है, यानी जेड जितना भी कमाता है उससे 40 रुपया अधिक कमाता है। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला। फिर कहता है जेड 500 रुपया कमाता है। जेड कितना कमाता है? 500 रुपये कमाता है। तो x प्लस वाई की कमाई कितना आ गया? 500, जेड का मान 500 और प्लस 40, तो x प्लस वाई का मान कितना? 540 इतना। तो हमें चाहिए क्या औसत निकालने के लिए? x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3, x प्लस वाई प्लस, देखिए यहाँ पर समझिए, उफ रेल भी है, 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए देखिए, हमें चाहिए क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, ये बटे 3 चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, रेल की आवाज़ जा रही है। हमारे बगल, गांव के बगल से रेल पटरी गुजरती है एनटीपीसी के लिए। हमारे जो घर है एनटीपीसी के बगल में है। कहलगांव नेशनल थर्मल पावर के बारे में सुने होंगे, उसी के बगल में है। तो यहाँ से रेल कभी कदाल गुजरते हैं, कोयला वाली गाड़ी। तो हमें ये चीज़ चाहिए। तो क्या x प्लस वाई का मान हमें पता है 540 है कि नहीं? और जेड के बारे में इसने खुद कहा है कि 500 कमा रहा है, 500 बटे 3। बस इसको हल कीजिएगा तो कहीं ना कहीं औसत तो हमें पता चल ही जाएगा। तो केवल 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि केवल 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, पक्का जो अभी गेटमैन सो गया होगा इसीलिए हॉर्न दे रहा है। देखिए, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक पाइप को 10 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने 4 घंटे तक साथ कार्य किया और फिर बी को बंद कर दिया गया। तब ए तब तक चलता रहा जब तक कि टैंकी भरा नहीं था। तो टैंक को भरने में कुल 13 घंटा लगे, तो खाली टैंक को अकेले भरने में ए को कितना समय लगेगा, ये बात पूछ रहे हैं। देखिए, ये सवाल अच्छा प्रश्न है। मैं कहता हूं इसको एलसीएम मेथड से तो हम लोग करेंगे, जिसमें कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी कुल कार्य बराबर समय गुने क्षमता। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करते हैं और अभी भी करेंगे, देखिएगा कैसे। तो ए प्लस बी 10 घंटे में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं टोटल काम को ही मान लेते हैं, कुल कार्य को कुछ मान लेते हैं। कुल कार्य को हम इसका 10 का मल्टीपल कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं 10 का मल्टीपल 40 यूनिट जो है कुल कार्य है, 40 यूनिट जो है कुल कार्य है, ठीक है। तो हमने अभी कुछ फार्मूला बताया, तो क्षमता बराबर क्या फार्मूला बनेगा? चलिए हिंदी में ही लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में बहुतों को समझ में नहीं आता। तो क्षमता बराबर यहाँ क्या फार्मूला बनेगा? कुल कार्य बटे समय। क्या क्षमता बराबर यही फार्मूला तो बनेगा, है कि नहीं? तो 40 यूनिट काम टोटल मैंने मान लिया कि टोटल कितने यूनिट है, 40 यूनिट, यानी 10 का मल्टीपल। तो ए प्लस बी की अगर हम क्षमता निकालना चाहें तो ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं, कितने घंटे में कर रहे हैं? 10 घंटे में। टोटल काम कितना है? 40। तो 40 बटे 10, तो यहाँ से इन दोनों की क्षमता मिलाकर कितने आ जाएंगे? 4 यूनिट, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट। क्या हम कह सकते हैं? क्योंकि देखिए कुल कार्य 40, समय कितना? 10 घंटा। तो इसका मतलब उन दोनों की क्षमता जो है ए प्लस बी की क्षमता नहीं, 1 घंटे की क्षमता 4 यूनिट है। 1 घंटे की क्षमता 4 यूनिट हम कह सकते हैं कि नहीं? 1 घंटा की क्षमता, यानी उन दोनों जो अगर मिलकर करें 1 घंटा काम तो 4 यूनिट काम कर देंगे 1 घंटे में। ये बात समझ रहे? फिर कहता है उन्होंने 4 घंटे तक साथ किया। 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेंगे तो 4 घंटे में कितने काम करेंगे? 1 घंटे में अगर ये 4 यूनिट ये दोनों कर रहे हैं काम, तो 4 यूनिट कर रहे हैं
तो ये 4 घंटे में अगर 7 काम करे तो कितना काम करेंगे, 4 चौके 16 यूनिट काम करेंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 4 यूनिट काम करेंगे। फिर बी को बंद कर दिया गया। तो मान लीजिए 40 काम में 16 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना यूनिट काम, तो आपका 40 में 16 घटाइएगा तो 24 यूनिट बच गया। कितना? 24 यूनिट काम जो बच गया, यानी कार्य काम जो है अभी 24 यूनिट बाकी है। और ये जो है तब तक चलता रहा जब तक टैंकी भरा नहीं था। तो टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे हैं। तो 4 घंटे तो यहाँ पर ए प्लस बी ने ले चुका है। 13 घंटे में से यहाँ पर 4 घंटे काम हो चुका है। तो बचा कितने घंटे हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 9 घंटे। कितने घंटे बचे? 13 घंटे में कितने घंटे बचे टाइम? 4 घंटा काम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बोला कुल 13 घंटे लगे। 13 घंटे में 4 घंटा ए प्लस बी ने काम कर दिया। ये ए प्लस बी का समय है, पहले काम कर चुका। अब बचा कितने? 9 घंटे। तो ये 9 घंटे में ही ए ने काम किया। ए ने 9 घंटे तक काम किया। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ए को कितना समय लगेगा? तो अगर हमें ए की क्षमता पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल निकाल तो सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से 24 काम करवाना है और किससे करवाना है? ए से, और 9 घंटा में करवाना है। तो क्षमता तो निकल जाएगा। तो क्योंकि देखिए क्षमता बराबर क्या फॉर्मूला बने, कुल काम बटे समय। तो कुल काम कितना? 24 यूनिट। अब बचा हुआ काम है उसको 9 घंटे में करना है। तो ये क्षमता किसकी है? ए की क्षमता है। और यहाँ जो क्षमता थी वह ए प्लस बी की क्षमता थी। और अब देखिए मेरी यहाँ देखिए ये बात कितना आसान कर दिया कि ए की क्षमता निकल गई, तब हमें आंसर तक पहुँचने में कितना आसान बना दिया। देखिए कैसे, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, या पैक करके स्क्रीनशॉट लेके आगे देख लीजिए। तो ए की क्षमता यहाँ से निकल गई, तो हमें किसके, ये पूरा काम बोल रहा है कि अकेले खाली, यानी खाली टैंकी को अकेले कितने समय में भरेगा या समय लगेगा ए को भरने में। तो टोटल कितना? 40 काम करवाना है। किससे? ए से। तो समय बराबर यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, मैं देखिए आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। समय बराबर फार्मूला क्या बनेगा? तो समय को इधर लेता है ये, तो कुल कार्य ऊपर रह जाएगा और नीचे क्षमता आ जाएगी। क्या यही ना होगा? और ये की क्षमता तो हमें पता चल गई कि इतना है, 1 घंटे में इतना काम करेगा, 24/9 काम करेगा। बस टोटल हमको कितना काम करवाना है? ए से, ए का समय। तो ए से कितना काम करवाना है? 40 काम करवाना है। ए की क्षमता कितना? 24/9। 24/9, ये 9 नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, है कि नहीं। तो कटाइए 3 से 3 बार में, 3 से 3 8 8 से 5 बार में, 5 दिया 15। ए का समय कितना निकल गया? ए का टाइम 15 घंटा। थोड़ा समझने का ध्यान से कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर है कि समझ में आने लगेंगे। हालांकि आप समझने का कोशिश कीजिएगा तभी। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत जो है ना, कोई जल्दी बताता नहीं है। मैंने देखा है बहुतों को, ये चीज़ मैंने करते हुए देखा। इस तरह के सवाल को कराना नहीं चाहते हैं आप, नहीं तो आप YouTube खंगाल कर देखिए, इस तरह के प्रश्नों को से बचते हैं। यूट्यूबर सब इस तरह के प्रश्नों से बचते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न को कराने में टाइम लगता है। भले बनाने में टाइम ना लगे, कराने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है। बात समझ रहे हैं? ओके, तो इसीलिए मैं, देखिए मेरा कराने का एक मकसद भी है कि अब जब हम पूरा पेपर सॉल्व करवाते थे तो उसमें अच्छा से हम कॉन्सेप्ट को नहीं दे पा रहे थे। हम थोड़ा स्पीड में खींचने का कोशिश करते थे, क्योंकि उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस करवाना होता था और 1.5 से 2 घंटे के वीडियो में। तो थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट को कट कर देता था, कुछ तरीके को कट कर देता था, तो हो सकता है वहाँ उतना अच्छी तरह समझ में नहीं। लेकिन इसमें मैं पूरी अच्छे तरह समझाने का कोशिश करता हूँ दोस्त। तो बाकी बात आपकी इच्छा कैसे समझते हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं, इसको क्या करा, किसी संख्या का 80% 100 है तो वह संख्या x मान लीजिए, इसका 80% बराबर
100 है। इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। बत्तीस 49 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कहने का मतलब 32 49 का रूट निकालना है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा अंदाजा भी लगाकर मार सकते हैं, या अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये 60 होता तो इसका वर्ग कितना होता है, 3600। तो ये 63 है, कहीं ना कहीं ये इससे और भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ तो 32 से 100 है, तो इसका आंसर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। रहा यहाँ 67, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो जब 60 का ही वर्ग 3600 हो जाता है तो 67 का वर्ग तो और ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। रहा इन दोनों में, तो मैं कहता हूँ कि ये 60 से थोड़ा सा नहीं कम है। मेरी बात को समझिए, 60 से मात्र 1 का कमी है, तो 59। तो ये कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो इस हिसाब से बचा एक ही ऑप्शन। हालांकि मैं दो संख्या का आपको वर्ग निकालने के लिए ट्रिक बताए थे कि इसका वर्ग कर लीजिए। हालांकि देखिए, इसका हम वर्ग करें, 57 का वर्ग स्क्वायर करें तो कितना होगा, इतना कहीं ना कहीं आना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं। तो इसमें जितने भी संख्या दिख रहे 5 7 2 सबको गुना कीजिए। 7 5 35 दूनी 70। इस 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 49। 7 का स्क्वायर 49, एक अंक छोड़कर लिखना है। फिर 5 का स्क्वायर कीजिए 25, इसको जोड़िए 9 4 7 5 12 2 1 3 32 49 है क्या, है ना। तो ये राइट आंसर है। इसका मतलब 57 ही है जो कि इसका वर्गमूल है। बाकी बाद इसको कीजिएगा तो ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए, कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए और कुछ तरीका पता होनी चाहिए जिससे आप फास्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल हमने इस सेट के सभी क्वेश्चंस को करा दिए। इसका कोई भी अब क्वेश्चन मैथ का नहीं बचा, यानी ये जो 9 अगस्त शिफ्ट 3 का है, 9 अगस्त शिफ्ट 3 का टोटल मैथ के क्वेश्चन हमने करा दिया। तो आप बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, मेरी सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ दोस्त कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हो सके तो अभी तक अगर आप बने हुए थे तो कहीं ना कहीं आप एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मेरा मैथ अच्छा हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा हम पर विश्वास करके देखिए। 10 से 15 दिन जो है, 10 से 15 वीडियो आप हमारे साथ बनकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अदर जगह क्या मिलता है और आपको यहाँ क्या मिलता है। ये तो गारंटी है कि आपको दोनों में डिफरेंट पता चल जाएगा, क्योंकि जितने तरीके को आप अलग अलग जगह पर ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, उन सारे तरीकों को मैं आपको एक जगह पर दे दूंगा, ये बात आप मान लीजिए। तो बाकी बात आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप अपना कमेंट जो है कर सकते हैं आप इसके बारे में। बाकी बात प्लीज़ दोस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और जो शेयर है हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ दोस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए और हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए। आगे क्या बोल सकते हैं, आपकी इच्छा। अब तो अर्धनग्न फकीर को भर भर के लाइक सब्सक्राइब दिया करते हैं, आप नहीं हो सकता आप ही के जैसा। ये बुरा मत मानिएगा कि मैं आप ही को कह रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है जो लड़कियां छोटी छोटी कपड़े पहन के आते हैं उसको तो भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलते रहता है। तो पता नहीं उससे क्या सीख मिलती है, लेकिन जो एजुकेशनल वीडियो है उस पर बहुत कम लोग की चाहत रहती है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बाकी बात आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।